Hello everyone, I'm going to discuss today detailed UPSC syllabus. So चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अब इसमें प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और पेपर 2 होता है सी सेट का। अब जनरल स्टडीज़ में यूपीएससी ने क्या सिलेबस दिया है वो देखते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, बस उन्होंने ऐसे ही स्पेसिफाई किया है, लेकिन सिर्फ अब इसको हमको डिटेल में देखना है। अब इसको कैसे करते हैं, एक मिनट पेन ले लेती हूँ। अब इसमें हमको देखना है, इसको एंशियंट देखना है, मिडिवल देखना है, मॉडर्न देखना है, आर्ट एंड कल्चर भी देखना है, ठीक है। और आज का एंशियंट, मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब इसके अंदर क्या क्या पूछता है कि ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। और फिर लाइक मिनरल रिसोर्सेज क्या है, इंडिया में क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, और वर्ल्ड में वो रिसोर्सेज कहाँ मिलते हैं, वेजिटेशन, ये सारे हम लोग इसके अंदर देखते हैं। वर्ल्ड मैपिंग भी देखा जाता है, लाइक कोई भी करंट में न्यूज़ में है, जैसे यूक्रेन और रशिया का था, तो यूक्रेन का क्वेश्चन पूछा हुआ था ये बार प्रीलिम्स में, ठीक है। अभी उसके बाद क्या है, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट एंड इसमें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। अब इसके अंदर जो इकोनॉमिक में बेसिक इकोनॉमिक के क्वेश्चन आते हैं, लाइक जीडीपी, जीएनपी, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, लाइक इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। बैंकिंग में आता है कि कमर्शियल बैंक, नॉन कमर्शियल बैंक, पेमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारी चीज़ें हमको इसमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इकोनॉमी में ये सब इसके अंदर आता है। फिर ठीक है, अब देखते हैं कि एक मिनट, अभी है जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब इकोलॉजी और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में सारे जो भी अभी हमारे साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है और फिर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, लाइक आईपीसीसी, और फिर IUCN। स्टेटस क्या है, कोई स्पीशीज़ न्यूज़ में है, लाइक चीता आया था अभी दोगुनो नेशनल पार्क में, जो चीता है उसके बारे में कि उसका IUCN स्टेटस क्या है, या जो भी कोई भी नया प्रोटोकॉल्स आया हुआ है, लाइक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और फिर पेरिस एग्रीमेंट, ये सब सारा हमको इसमें सारे अच्छे से PO पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब एक और यहाँ पे क्या है कि हाँ, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसीज़, राइट इश्यूज़। अब इसके अंदर पॉलिटी में बहुत सारे टॉपिक है, जैसे फंडामेंटल राइट है, और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, DPSPs। फिर उसके बाद में देखेंगे पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। ये पूरा उसका स्ट्रक्चर है, लोअर कोर्ट, ठीक है। तो सारा और उसके बारे में हम इसको पढ़ना है, ठीक है, बुक है, ठीक है। अब जनरल साइंस में क्या है कि जनरल साइंस में आता है जो भी हमारी न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, और फिर नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस, ये सारे क्वेश्चन, ये सब चीज़ें जनरल साइंस में पूछ सकते हैं। बेसिकली कहाँ से आता है, ये ज़्यादातर करंट अफेयर से ही हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब इसमें क्या आता है, सी सेट। अरे भैया, सी सेट का टॉपिक में 200 मार्क का है, 80 क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें यूपीएससी ने दिया हुआ है कि 10वीं के लेवल तक का पूछा जा सकता है। अब इसमें इन्होंने प्रॉपर स्पेसिफाई किया हुआ है। अब उसमें तो हमको प्रीलिम्स में जो जीएस में है उसमें जनरल बताया है कि हिस्ट्री से पूछेंगे, इसमें से पूछेंगे, लेकिन इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि कॉम्प्रिहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्व। बेसिक न्यूमेरेसी में क्या दिया है, नंबर्स एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्लास 10th लेवल, डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा साइंस टिल क्लास 10, ठीक है। लेकिन भैया क्या पूछा था ये बार यूपीएससी ने, तो
अजीब ही क्वेश्चन, मतलब कुछ भी पूछ डाला था। इतना टफ पेपर था। सीसेट के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा मतलब कि हाँ सीसेट कर लेंगे ये वो। जीएस हो जाएगा तुम्हारा, वो लोग क्योंकि वो हम साल भर करते रहते, लेकिन सीसेट नहीं करते, तो सीसेट पे हमको बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना है और डेली 2 घंटा 3 घंटा देना ही है सीसेट को। सारे टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है, ये कुछ भी बोला ये बस सिर्फ नंबर सिस्टम पे इतने सारे क्वेश्चन पूछा हुआ था और ऐसे क्वेश्चन थे, मतलब काफ़ी टाइम लग रहा था। ठीक है, तो सीसेट को भी ज़रा भी मतलब लाइट नहीं लेना है, डेली इस पर 2-3 घंटा काम करना है, अभी से करना है। ये नहीं कि एग्ज़ाम आएगा 2 महीने से करूँगी 3 महीने से करूँगा, ऐसा नहीं है, अभी से ही करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन GS1 में क्या क्या है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। अभी सबसे पहले तो ये बताना है मुझे कि जो हमें पास जितने भी सिलेबस दिया हुआ है, एक एक वर्ड हमारे पास जितने भी एक एक लाइन दी हुई है ना, जितना भी सिलेबस दिया है, हर एक टॉपिक पे हमारे पास नोट्स होनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए। 1 पेज 2 पेज कुछ भी रेडी होना चाहिए। A4 साइज़ का एक शीट लीजिए, उसमें जो भी टॉपिक है, समझो अभी दिया है इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अब इसके अंदर टेम्पल आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, फिर क्या आता है इसमें, गुप्ता मौर्यन एंड मुगल, जितने और यूरोपियन जितने भी आर्ट और लिटरेचर जितने भी है, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सबसे रिलेटेड सारे टॉपिक पे हमारे पास उसकी नोट्स रेडी होनी चाहिए। ठीक है, हर एक टॉपिक पे। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें भी जितने भी करंट इवेंट, जितने भी इवेंट्स हुए हैं, मतलब लाइक नेशनल मूवमेंट जितने भी है, वो सब हमारे इसके अंदर हमारे पास सबके नोट्स, हर उसका नोट्स हमारे पास रेडी होना चाहिए। अब इसके बाद है फ्रीडम स्ट्रगल, तो इट्स वेरियस स्टेजेस, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब इसके अंदर क्या लिखना है हमें, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, और फिर सावरकर या लोकमान्य तिलक, या जो भी जिन्होंने मतलब फ्रीडम फाइटर्स है, गांधी जी, इनके वो जो भी कंट्रीब्यूशन है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में, वो सब हमको सबका हर एक पर्सनैलिटी का एक एक पेज हमारे पास रेडी होना चाहिए। पॉइंट्स सारे टॉपिक्स रेडी होना चाहिए, मतलब लिखे होना चाहिए। लिखो, पढ़ो, उसको लिख के अपने पास रेडी रखो। अब देखो मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी एक साथ ही होती है। अगर हम सोचेंगे कि मैं पहले प्रीलिम्स कर लेता हूँ उसके बाद मेंस करूँगा, कुछ नहीं होगा। पहले से ही हमें करना है, दोनों की तैयारी लोग साथ में ही करते हैं, तभी सारे सिलेबस कवर होगा ना, नहीं तो कैसे होगा। और फिर क्या होता है कि एग्ज़ाम आने वाला होता है प्रीलिम, तो 1-2 महीना पहले लोग मतलब मेंस का को साइड रखते हैं, फिर उसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। ठीक है, अब देख लेते तो इसमें क्या है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री बेस मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री बेस के अंदर, तो will include event from the 18th century such as industrial revolution, world war, redrawal of national boundary, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism and their form and effect on the society। तो इसके बारे में हमें सब हमारे पास की नोट्स होनी चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक GS1 में कवर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। GS1 में सोसाइटी भी आता है, तो उसमें क्या है, सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब इसमें है रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज, अर्बनाइजेशन एंड देन प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, जो क्या है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जो PYQ में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, अभी क्या है, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म। ठीक है, ये सब के बारे में हमारे पास एक A4 शीट में तो सब लिख के रखे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें ऐड करते रहे। और उसको एनरिच नोट्स कैसे बना सकते, क्वालिटी नोट्स कैसे बना सकते, जो भी करंट अफेयर्स के न्यूज़ आ रहे हैं ये टॉपिक से रिलेटेड, अभी कोई बिल आ गया है वुमेंस पे या फिर ट्रांसजेंडर पे, सोसाइटी से रिलेटेड कोई टॉपिक्स है,
तो वो हमको इसमें ऐड करते जाना है। अपनी वो जो नोट्स हमने बनाया 1 पेज का 2 पेज का, उसमें रोज़ इसमें ऐड करना है, ठीक है। अभी और क्या सैलेंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल जोग्राफी, तो इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। और क्या है रिस्पॉन्सिबल फॉर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड एंड इंडिया, ठीक है। और क्या है कि फिजिकल जोग्राफी फिनोमिना सच है अर्थक्वेक, सुनामी और साइक्लोन्स और जोग्राफिकल फीचर्स देयर लोकेशन लाइक माउंटेन्स, रिवर, लेक्स, आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, ये जो भी है फ्लोरा फौना, सब के बारे में हमें यहाँ पे जोग्राफी में ये सारे टॉपिक इसमें कवर है, तो ये सब हमको पता होना चाहिए। GS2 में क्या इंडियन गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्या है फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट एंड इशू रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर। अब यूनियन जो सेंटर और स्टेट के बीच में हमेशा रस्साकसी चलती रहती है, तो उसके बारे में हमें को पूरा जो फेडरलिज्म है उसके बारे में हमारे पास एक नोट रेडी रहनी चाहिए। और डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फिनांसिस, जो लोकल लेवल पे जो हमारी पंचायती राज है या फिर जो हमारा म्यूनसिपालिटी है उनको प्रॉपर फिनांसिस नहीं मिलते हैं, तो उसके बारे में जो है उसके चैलेंजेस क्या है वो हमारे पास उसकी नोट्स बनाए। फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस डिस्प्यूट रिएड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन। फिर कंपैरिजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज़, जो हमने यूके लाइक ब्रिटेन से लिया हुआ है और फिर हमने US से लिया हुआ है, तो जो भी चीज़ें हमने बोरो की है जो वो हमें उसके बारे में एक नोट्स बना के रखें। फिर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में उसका स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग, पावर एंड प्रिविलेजेस। दूसरा इसमें क्या है जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशन, ठीक है। अब सब इम्पोर्टेंट यहाँ पे दो सेलिएंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951, दोनों हमारे पास इसकी नोट्स बना के रखो, इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जो कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे हमारा है कि कैग दिया हुआ है और फिर UPSC, इलेक्शन कमीशन, तो इसके इलेक्शन कमीशन वो सारे टॉपिक इसमें कवर है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी, इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इशू अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। फिर उसके बाद क्या पूछा है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल डिफरेंट NGOs और सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरियस ग्रुप एंड एसोसिएशन जो चैरिटीज़ करते हैं, उसके बाद और जो अदर स्टेक होल्डर्स है वो भी टॉपिक इसमें कवर है। तो सब चीज़ जो है बहुत सारे NGOs है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उसके बारे जितने भी है उसकी एग्जांपल्स अपने पास रेडी रखें। स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट। अब स्टेट ने कौन कौन सी स्कीम निकाली है, जो वेलफेयर है लाइक पेंशन स्कीम्स है और फिर ट्रांसजेंडर के ऊपर है या फिर चाइल्ड के ऊपर है, वुमेंस के ऊपर है, वो सारी वो भी इसके अंदर कवर है, मतलब उसको भी हमारे नोट्स में रेडी ऐड करना है। फिर इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जो भी इसके बाद हेल्थ के ऊपर है लाइक जो हमारी आयुष्मान भारत वाली स्कीम है, वो एजुकेशन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके लिए उसके बारे में है, ठीक है। तो ये सब हमें ह्यूमन रिसोर्सेज में भी अभी नई नई जो भी स्कीम चल रही है वो सब हमारे पास गवर्नमेंट स्कीम वो हमारे पास बना के उसकी नोट्स रखो। इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, important aspect of governance, transparency and accountability, e-governance, application model, success, ठीक है। e-governance में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी सारी ये है, ये सब टॉपिक्स है। फिर रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, तो IR में क्या क्या टॉपिक है वो देखते हैं। अब बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग, बहुत सारी बायलैटरल रिलेशन जैसे हमारे चाइना, जापान और फिर किसके साथ चलता है, रशिया के साथ है, USA के साथ है। फिर उसके बाद है कि नेपाल, भूटान, ये सब के हमारे साथ बहुत सारे एग्रीमेंट हमने साइन किए हुए हैं और बहुत सारे ग्लोबल ग्रुपिंग है और फिर सार्क है और फिर ब्रिक्स है, फिर उसके बाद एशियान है, तो बहुत सारे ऐसे ग्रुपिंग ग्लोबल ग्रुपिंग भी है।
ग्लोबल ग्रुपिंग में। और फिर बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है लाइक वर्ल्ड बैंक, WHO, IMF, यूनाइटेड नेशन। तो वो सारे जो अब हमारे इंस्टीट्यूशन है, हमें उसके बारे में उसकी नोट्स रेडी रखें, ठीक है। अब उसका क्या इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री और इंडिया इंटरेस्ट इन इंडिया एंड डायस्पोरा। तो अब इसमें क्या है कि हमने बहुत सारे लोगों के साथ जो हमने एक्ट इस पॉलिसीज है हमारी, फिर क्या है हमारे FTAs है, तो उसका हमारे कंट्री पे उसका क्या इफ़ेक्ट है वो सब हमें पता है और उसके बारे में हमको नोट्स बनाना है, ठीक है। GS3 में क्या है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। कितने टॉपिक है, 5-6 टॉपिक है। अगर हम लोग इसका नोट्स नहीं बनाएंगे तो हम लोग एग्जाम के टाइम रिवीजन कैसे करेंगे, 5-6 बुक लेके बैठेंगे क्या, कैसे पढ़ेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हमारे पास सबकी नोट, हर एक टॉपिक की नोट्स बना के अभी से रख लो, ठीक है। और मैं धीरे धीरे अभी नेक्स्ट उसमें मतलब नेक्स्ट वीक से लेक्चर लेना स्टार्ट कर दूँगी। तो पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं, ज्योग्राफी का लेक्चर लूँगी। तो मेरे पास खुद की भी नोट्स है, मैं उसमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों के हिसाब से ये बनाऊँगी लेक्चर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें ऐड करूँगी। तो इसी तरह तुम लोग वो भी फॉलो कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशू अराइजिंग फ्रॉम इट, लाइक हमने जो सोचा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन लाएंगे अब, लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना है और लाइक सबके घर में डिजिटल मार्केटिंग हो, लेकिन तो इसकी प्रॉब्लम क्या है कि सब जगह पे इंटरनेट भी तो हमको अवेलेबल कराना है, तभी तो हम इंटरनेट बैंकिंग करवाएंगे। तो इसके बारे में भी हमको इसकी नोट्स एक बना के रखे। फिर गवर्नमेंट बजट, और फिर इसके बाद है कि क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। फिर इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़, जो हम फार्मर को सब्सिडी दे रहे हैं उससे हमें क्या, कितना हमको नुकसान हो रहा है, लाइक कितना हम सब्सिडीज़ जब देते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है तो अपने खुद के जो हमारे रिसोर्सेज है, जो हमारी पैसा है, वो उसको हम लोग यूटिलाइज़ नहीं कर पाते ना दूसरी जगह। अगर हमको हमारे फार्मर पहले से वेल डेवलप हो तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि उनको सब्सिडीज़ देने की, लेकिन हमारे किसान अभी कमज़ोर है इसलिए हमको उनको सब्सिडीज़ देना पड़ता है, ठीक है। अब वो फिर उसके बाद है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव्स फंक्शनिंग, लिमिटेशन एंड इशू ऑफ बफर स्टॉक्स, और फिर फूड सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी मिशन, इकोनॉमिक ऑफ एनिमल रेयरिंग। अब जितने भी हमारे बफर स्टॉक है हमारा, अब फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है इंडिया में कितना ज़्यादा, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर नहीं है। तो हम क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर नहीं है तो इसकी वजह से हमारे बहुत सारा फूड मतलब ख़राब हो जाते हैं, हमारे जो अनाज है वो ख़राब हो जाते हैं, तो वो एक इशू है। और फिर फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री इन इंडिया, इसका स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस, लोकेशन, और फिर रिक्वायरमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कि हम लोग उसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कैसे बराबर, रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो जो हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद लैंड रिफॉर्म लाए हुए हैं, ज़मींदारी सिस्टम जब ख़त्म हुआ उसके बाद जो हमने लैंड रिफॉर्म्स लेके आए हैं, तो उसके बारे में है। इफ़ेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी और चेंज इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या, एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे। अब सागर हमने स्टार्ट किया कि सब पूरे हर पोर्ट को हर रेल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट मॉडल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अब उसमें क्या आएगा, देयर एप्लीकेशन, इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ। अब क्या क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम किस तरीके से डेवलप डेली लाइफ में यूज़ करें, लाइक जैसे हमारी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई, उसमें दिया हुआ है स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इशू रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। ये सारा इसके अंदर सारे टॉपिक GS3 में कवर है। उसके अंदर इन्वायरमेंट में क्या है, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, डिज़ास्टर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। और तो हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया 2015 में, उसके बारे में पता होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी में क्या है, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे नक्सलिज्म है और आसपा एक्ट है, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और फिर इसमें क्या, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी।
तो अभी हमारे जो बॉर्डर एरिया पे एक्सटर्नल स्टेट्स लाइक जो चाइना के साथ हमारे बॉर्डर के इश्यूज़ है, और फिर डोकलाम इश्यूज़ हो गया और जो भी है, और फिर यहाँ पे राइट में हमारे पास वेस्टर्न पे पाकिस्तान है। तो इसके साथ जो हमारे इश्यूज़ चल रहे हैं बॉर्डर पे, वो वाले इश्यूज़ होते हैं। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया, जो आजकल सोशल मीडिया और उसकी वजह से जो लोगों को परेशान करते हैं, लोग हरेस करते हैं, उसके बारे में इंटरनल सिक्योरिटी मतलब बहुत सारे, कभी कभी देखो इसराइल ने जब हमको वो उसका हैक कर लिया था, हमारे पूरा पार्लियामेंट का जो सिस्टम था, सारे मोबाइल्स वगैरह जो हैक हुए थे, वो उसके बारे में दिया है। तो रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट इन, फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, ठीक है, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया। तो हमारे बॉर्डर एरिया पे जो इतने सिक्योरिटी चैलेंजेस है, उसके क्या इश्यूज़ है, उसको कैसे हैंडल करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है, टेक्नोलॉजी को वहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो लिखना है। फिर वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसी एंड देयर मैंडेट, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेज मैंने बताया, स्पाई एक्ट लाया गया है, और फिर बॉर्डर एरिया पे जो भी हमारे सिक्योरिटी, हम क्या क्या सिक्योरिटी वहाँ पे कर सकते हैं, वो सब बारे में इसमें लिखना है, ठीक है। और GS4 में क्या है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। अब GS4 बहुत ही स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें ये पेपर में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, एथिक्स ही है, और ये नॉर्मल अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड है, अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर, तो हम इंसान अपने आप को जानते भी है, तो ये पेपर ईजी है। बस इसको अच्छे से मतलब इसके सारे कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए, अदरवाइज़ ये ईजी है। क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट में पेपर में क्या है कि चार चार सब टॉपिक दिए हुए उसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, उससे तो उसमें मतलब स्कोर करना काफ़ी थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, और इसमें ईजी होता है, इसमें हम लोग ईजीली ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें भी क्या क्या है। इसमें एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेयर्स, अब इसमें क्या है, फेस डायमेंशन ऑफ एथिक्स इन प्राइवेट एंड public relationship, human value, lesson from the lives and teaching of great leaders like राजा राम मोहन राय, गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके बारे में। रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़, जो हमने अपने स्कूल, कॉलेज और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड द वीकर सेक्शन, ठीक है। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस and their concept, their utility and application in administration and governance, contribution of moral thinkers, philosopher from India and the world। अब हम सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो उसमें उसकी एक क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, वो एथिक्स सब उसमें है, ठीक है। अब पब्लिक लाइफ में हम लोग कैसे बिहेव करते हैं, प्राइवेट लाइफ में हम अलग तरीके से बिहेव करते हैं। एक सिविल सर्वेंट का क्या रोल होना चाहिए, उसका मॉरली, इथिकली वो करेक्ट होना चाहिए, मतलब हर, और लीगली भी करेक्ट होना चाहिए। कोई डिसीजन लेने से पहले उसको क्या करना है, मतलब किस तरीके से वो उसको सोचेगा, तो वो सारा एथिक्स में यही सब, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज। अब इसके रिलेटेड इसमें बहुत सारे रहते हैं, philosophical basis of governance and probity, information sharing and transparency in government, right to information, code of ethics, code of conduct, citizen charters, work culture, quality of services, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, चैलेंजेस ऑफ करप्शन। अब इतने सारे करप्शन है, कोई सिविल सर्वेंट को कैसे सॉल्व करेगा। अब इसी से रिलेटेड सारे केस स्टडीज़ भी आती है कि तुम्हारे उसमें करप्शन हो रहा है, ऐसा ऐसा हुआ है, तो तुम उसको किस तरीके से हैंडल करोगे। तो एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए क्या खासियत होनी चाहिए, अब वो एक करेक्ट पार्ट चूज़ करेगा, क्योंकि वो इलीगली कुछ काम कर नहीं सकता कि जाके उसको मार दे, नहीं कि तुम करप्शन कर रहे हो तो मैं उसको उसकी पिटाई फाइट करके उसको आ जाऊँ, ऐसा नहीं है। उसको पूरे लीगल प्रोसेस के साथ जाना पड़ेगा। पहले वो अपने सीनियर को बताएंगे, फिर सीनियर को बताएंगे, फिर जो भी है मतलब उसका जो भी प्रोसीजर है वो उसको पूरा फॉलो करेंगे, ठीक है। तो वही है, अब यही सब सारा है, बहुत ज़्यादा हो गया है ये आज का टॉपिक। तो बस इतना यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करते हैं। बस यही, मैंने टॉपिक अच्छे से सब डिस्कस कर लिया है, और इसका PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब बस ये है कि अब तुम लोगों को क्या करना है, अब आप लोग की जिम्मेदारी है। सिलेबस आपके सामने, अब पूरा आप सारे सिलेबस का एक एक टॉपिक निकालेंगे। समझो आज आपने हिस्ट्री लिया, हिस्ट्री में क्या क्या है, या फिर पॉलिटी लिया, पॉलिटी का टॉपिक निकालो, रोल ऑफ वुमेन, और फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप,
पॉलिटी में क्या क्या है, फेडरल का क्या प्रॉब्लम है, फेडरलिज्म के क्या चैलेंजेस है, उसके बारे में 3-4 टॉपिक दिन में कम से कम ऐसा टारगेट बनाओ कि 4 टॉपिक मुझे पढ़ना है। ज़्यादा मत पढ़ो, 6 घंटा ही पढ़ो, लेकिन कैसा पढ़ना है कि उसमें 2 घंटा सब अपने हिसाब से, सब का टाइम टेबल अपना अपना होता है, तो निकालो 4 घंटा निकालो, उसमें से 2 घंटा डेली, 2 घंटा अपने मेंस के लिए अपनी नोट्स बनाने में दो। नोट्स बना के रखेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हमको एग्ज़ाम में हम पढ़ेंगे कैसे, 5 बुक लेके बैठेंगे कैसे, इतनी सारी बुक्स लेके बैठेंगे कैसे। वैसे तो हमारे पास ऐसा है कि 50 पेज में हमने अपना पूरा एक जीएस का या GS1 का टॉपिक ख़त्म कर लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, खुद को भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहता है ना कि बस 50 पेज पढ़ने हैं। अब वो 5 बुक देख के तो बस 500 की बुक तो इंसान खुद ही डर जाएगा, उसका मॉरल खुद ही लो हो जाएगा। तो बस यही है, नोट्स हमेशा रेडी रखें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें डालें। और हाँ, करंट अफेयर्स डेली जैसे पढ़ रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, द हिंदू पढ़ रहे हैं या जो भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, उसको जो भी रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसको वहाँ पे फ़ौरन जॉट डाउन कर लें। ठीक है, चलो, थैंक यू।